वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ अगले कंसेप्ट्स के बारे में जो आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था। कंटिन्यूटी चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रीवियस वीडियो में ना आप लोगों ने देखा था कि कैसे किसी फंक्शंस को कंटिन्यूअस बोला जाता है। जैसे कोई फंक्शंस दिया हुआ है, जैसे f(x) बराबर y इक्वल टू f(x) दिया हुआ है कोई ग्राफ, तो कैसे कंटिन्यूअस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि बहुत सारे कंडीशंस देखे थे कंटिन्यूअस कैसे होता है और क्वेश्चंस भी किए थे। और जो आप लोगों में से मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो, प्लीज गो थ्रू माय लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। तो अब इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अगले कंसेप्ट्स के बारे में जो कि आपने कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी दोनों के बारे में देखा था। लेकिन मैं समराइज करता हूँ उस डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स को कि कैसे डिसकंटिन्यूटी आपका जो इस सेशन में टॉपिक है कि डिसकंटिन्यूटी कैसे हम एराइज होता है। डिसकंटिन्यूटी क्या कंडीशन है, फॉलोइंग कंडीशन देयर आर following condition of discontinuity। तो ये कंडीशन क्या क्या है इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ये फंक्शन दे आर फॉलोइंग कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर आर फॉलोइंग कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कब होगा कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो आप इसमें लिख सकते हैं ए फंक्शन f(x) is discontinuous at x बराबर a in its domain if it is not continuous। then x बराबर a is called point of discontinuity। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप ये लिखें कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे कहलाता है। ये डिफाइन है आपको डेफिनेशन, और कुछ टर्म्स भी लिखवाएंगे हम जो कि आप लोगों को देखना है। तो ये फंक्शन इज f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a इन इट्स डोमेन if it is not continuous thread then x बराबर a is called point of discontinuity। और discontinuity may arise due to any of the following situation। आप लोगों ने देखा था कि डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे डिसकंटिन्यूअस होता है, किस सिचुएशन में डिसकंटिन्यूअस हम किसी ग्राफ को बोलेंगे। तो ये तो था आपका डिफिनेशन, और हम कुछ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको कब अराइज होता है आपको डिसकंटिन्यूटी, किसी ग्राफ को हम कब डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। तो ये था आपका कि कोई कहता है कि अगर x बराबर a पे डिसकंटिन्यूअस है, कहने का मतलब कि x बराबर a पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो पूरे डोमेन में डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए उसको। तो यही ग्राफ आपका डिफिनेशन है, ये फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a इन इट्स डोमेन इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस थ्रेड। मतलब कि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और कब डिसकंटिन्यू, तो वो पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी में राइज ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन क्या क्या। ये हम इरेज करते हैं, आपको समझ में आया होगा, और ये कोई बड़ा चीज नहीं है।
तो ये आपका डिफिनेशन था। अब पॉइंट, कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूटी। क्या क्या कंडीशन? कंडीशन जैसे क्या क्या कंडीशन होता है डिसकंटिन्यूटी का? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, बोथ मे नॉट एग्जिस्ट। आपको कहा जा रहा है कि पहला कंडीशन में हम लोग को क्या हो सकता है, या तो आपका दोनों में से कोई एग्जिस्ट ही ना करे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स कोई एग्जिस्ट ही ना करे। दूसरा कंडीशन आपका क्या हो सकता है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x tends to a plus fx both exist but are unequal। कहने का मतलब कि अगर दोनों एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन दोनों एग्जिस्ट तो करेगा बट दोनों जो है दोनों आपस में अनइक्वल है, तो तब भी हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तीसरा में आपका हो सकता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बोथ exist but their common value is not। और अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखता है तो इस पॉइंट को यहाँ से आप ऊपर में लिख ले। तीसरा पॉइंट आपको क्या है? तीसरा है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स and limit x tends to a plus fx both exist but their common value is not equal to fa। कहने का मतलब कि ये जो है आपका कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी कि या तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करे, या तो अगर एग्जिस्ट करेगा तो दोनों अनइक्वल होगा। आपका तीसरा कंडीशन होगा कि एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन दोनों का जो कॉमन वैल्यू है एफ ए के बराबर नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है। डिसकंटिन्यूअस कब होता है? कोई एट एक्स बराबर ए पे अगर कोई पूछे आपको कि डिसकंटिन्यूअस कब होगा, एट एक्स बराबर ए पे अगर कोई कहता है आपको कि डिसकंटिन्यूअस है, तब आपको ये तीन कंडीशन को फॉलो करना है और क्वेश्चंस को डील कर लेना है। आपको ये याद रहेगा कि क्या क्या कंडीशन सिचुएशन में हम लोग याद रखेंगे ये पॉइंट को। तो ये आप उस जहां पे वो पॉइंट लिखे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन कंडीशंस को देखा। यहाँ पे जैसे कैसे कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी जैसे 3 पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे पहला कंडीशन आपका था बोथ मे नॉट एग्जिस्ट। अगर बोथ एग्जिस्ट तो बट आर अनइक्वल, मतलब दोनों अगर एग्जिस्ट करता है तो इक्वल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो दोनों का जो कॉमन वैल्यू है जो एफ ए के बराबर नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन था जो डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने का। अब हम काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जैसे और क्या क्या कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है, तो एक और है आपका
रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होता है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ये कब होगा? तो ये फंक्शन is said to be removable discontinuity at x बराबर a। कोई फंक्शन जो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब कहेंगे किसी फंक्शंस को? इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, दोनों बराबर है बट देयर कॉमन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू fa। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तब होता है एट x बराबर a पे जब यदि आपका लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx दोनों बराबर हो, बट देयर कॉमन वैल्यू इज नॉट इक्वल, मतलब दोनों का जो कॉमन वैल्यू आता है वो आपका fa के बराबर नहीं आए, तब हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये तो डिफिनेशन था। अब इसके डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कैसे करते हैं? सच ए डिसकंटिन्यूटी नहीं, सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी can be removed by assigning a suitable value at x बराबर a। मतलब कि डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करते हैं हम लोग एक सुटेबल वैल्यू चूज करके, जो कि एट एक्स बराबर जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उस पॉइंट पे हम एक सुटेबल वैल्यू चूज करते हैं और उसका डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव करते हैं। तो ये तो था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कि हम किसी डिसकंटिन्यूअस कोई अगर फंक्शन है तो उसको हमको कंटिन्यूअस कैसे बनाना, मतलब रिमूव कैसे उसके डिसकंटिन्यूटी को करते हैं। तो एक सुटेबल वैल्यू असाइन करते हैं एट एक्स बराबर ए पे, जहां पे वो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उस पे हम एक सुटेबल वैल्यू चूज करते हैं और वहां पे पुट करते हैं और वो फिर से क्या हो जाता है, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये तो था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगला है काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Kinds of discontinuity में आपका पहला है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है? तो ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट एक्स बराबर ए if
लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट but are unequal. डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड का हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x बराबर a इफ लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, दोनों अनइक्वल होता है, तब ये होता है आपका फर्स्ट काइंड का डिसकंटिन्यूटी होता है। इसी में आप जो है इसको सिर्फ मिटाकर आप सेकेंड काइंड बोल दें। A function is said to, yes, function is discontinuity. A function is discontinuous of second kind at x बराबर a if limit x tends to a minus एफ एक्स nor limit x tends to a plus एफ एक्स एग्जिस्ट। मतलब कि डिसकंटिन्यूटी सेकेंड काइंड का कब होता है? जब दोनों का दोनों एग्जिस्ट ही ना करे तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड बोलते हैं। तो ये तो था कुछ डिसकंटिन्यूअस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चंस बनाते समय आपको ये हेल्प करेगा कि कैसे कैसे सिचुएशन में हम डिसकंटिन्यूअस किसी फंक्शंस को बोल सकते हैं। तो ये कुछ डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चंस बनाते समय आपको इससे मदद मिलेगा। और आपका अगला टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है आपके सामने जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी। और आप एक कैलकुलस में और टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से ही निकला है डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन दोनों ही। तो डिफरेंशिएबिलिटी एक कंसेप्ट जो है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी एक नाम है, कंटिन्यूटी से डिसकंटिन्यूटी आपको खत्म हो गया चैप्टर्स। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी और एक डिफरेंशिएशन, कैलकुलस में एक और टॉपिक है डिफरेंशिएशन, दोनों मिलता जुलता टॉपिक है। तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तब आया जब जैसे ये इस तरह का प्लेन है और यहां से हम लोग जो है ये टेंजेंट खींचते हैं। कोई मान लेते हैं अल्फा बीटा कोई पॉइंट है और इस पे टेंजेंट हम खींचते हैं कोई पी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आपका इस टेंजेंट का स्लोप ही आपको dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। मतलब dy बाई डी एक्स जो आता है हम लोग का इस पॉइंट पे जो खींचा गया है टेंजेंट, तो टेंजेंट का जो इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स के बराबर होता है, जो कि हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में भी पढ़ेंगे। और ये आता कब है, कैसे हम इसको कहते हैं कि dy बाई डी एक्स आ गया? जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़ते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग बात किए थे कि एफ डैश, जैसे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट वहां से भी आता है। जैसे आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू हम लिखते हैं ऐसे, लिमिट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस एफ एक्स बाई, ठीक है, एक्स। इस तरह से हम लोग ये जो है डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग ये इसको क्या बोलते हैं, पूरे को एफ डैश एक्स,
तो इसको यहीं से ये कंसेप्ट आया है। जैसे इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जैसे कोई y बराबर एफ एक्स कोई ग्राफ है, ठीक है, y बराबर एफ एक्स ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये पहला ग्राफ कोई मान लेते हैं y प्लस डेल एक्स। अब इसमें स्मॉल चेंज करते हैं डेल एक्स। डेल एक्स का मतलब होता है, डेल एक्स का मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है। अब ये मान ले आपको 2 है, 2 माइनस फर्स्ट करते हैं, यहां से 2 माइनस फर्स्ट करते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा आपका डेल एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। यहां से आपका ये आ गया, ठीक है। अब तो यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां तो आपका ये आ गया। अब इधर इसको एफ एक्स को इधर ले आते हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे डेल वाई होना चाहिए, मिस्टेक बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो डेल वाई, सॉरी, तो डेल वाई है। तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड करते हैं, तो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। अब ये आपका आ गया यहां से डेल वाई बाई डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, और डेल एक्स मीन्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, और डेल वाई का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वाई, मतलब दोनों का मतलब ये होता है, डेल एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स और डेल वाई स्मॉल चेंज इन वाई, इन वाई। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, तो दोनों साइड अगर लिमिट लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डी एक्स डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। यही आपका जो डेल वाई बाई डेल एक्स जो होता है वो एफ डैश एक्स के बराबर होता है। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। तो ये एफ डैश एक्स के बराबर होता है। तो यहीं से आपका कंसेप्ट जो है डिफरेंशिएबिलिटी का भी आता है कि किसी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट, किसी कर्व पे टेंजेंट खींचते हैं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज ड्रॉन देन दैट टेंजेंट स्लोप्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। मतलब किसी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट खींच रहे हैं, अल्फा बीटा कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो इस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। dy बाई डी एक्स को आप बहुत सारे टर्म्स में लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स जो है, आपको इसको डिफरेंशिएशन में अगर पढ़ेंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग d ऑफ डी एक्स ऑफ y। अगर साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन बोलना है तो d ऑफ डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये इस तरह से आपका जो है साइन एक्स डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स एक स्लोप के बराबर भी होता है जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये आपका स्लोप, ग्रेडियंट, सब कुछ इसको हम लोग बोल सकते हैं। dy बाई डी एक्स से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट है आपके पास। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो dy बाई डी एक्स का मतलब होगा ग्रेडियंट, एक स्लोप के बराबर ये इसका वैल्यू रिटर्न होता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इस कर्व पे जब टेंजेंट खींचा गया है तो उस टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स के बराबर है। और अगर आप टेंजेंट और नॉर्मल अगर कैलकुलस में पढ़ेंगे तो वहां भी इसका जो मतलब होता है वो अलग होता है, मतलब कि अलग नहीं, मतलब वहां भी हम लोग स्लोप ही मानते हैं इसको। तो वहीं से आपका ये जो निकला है डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट। तब हम ये आपका जो है कैसे डिफरेंशिएबिलिटी, जब मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे बना,
तो यही एक्चुअली होता है डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला, जो कि आपको याद करना है। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको समझना था कि ये कैसे क्रिएट हुआ, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं वो आया कैसे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग जो dy बाई dx पढ़ते हैं तो वो कैसे आता है आपको इस प्रूफ से आपको समझ में आएगा कि f डैश एक्स का मतलब भी होता है आपका dy बाई dx। तो ये सारा जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। और अभी आपका डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब कि इसका इनिशियली कहां से ये क्रिएट हुआ डिफरेंशिएबिलिटी, वो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। अगला है आपका इसका डिफिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो आप लोगों ने समझा था कि डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट आया कहां से, तो वो आपने देखा कि कैसे आता है। तो आप इसका डिफिनेशन देख लें कि कैसे। तो लेट डिफरेंशिएबिलिटी कैसे होता है, लेट एफ एक्स बी ए रियल, एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड function in open interval, in an open interval AB, let C belongs to open interval AB, then the differentiability, at x बराबर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट x बराबर c इज f डैश x इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी by x minus c exist finitely. Let fx be a real valued functions in an open interval ab and let c belongs to ab, then the differentiability of fx at x बराबर c f dash x fx minus fc exist finitely। मतलब कि इस तरह से आपका जो डिफरेंशिएबल होगा इसका मतलब यही होता है कि आपका इस तरह से फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, इस तरह का रिलेशन। तब हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे x बराबर c पे वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू c, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है। तो द लिमिट, अब ये आप ये लिख सकते हैं पहले, आप ये कैसे डिफरेंशिएबल किसी को बोल सकते हैं हम, तो कैसे कंडीशन है, तो एफ एक्स एट एक्स बराबर सी इफ लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल ए बी, और ए बी जो है ए बी को बिलोंग करेगा, मतलब कि सी जो है इसी इंटरवल में लाई करेगा। और ओपन इंटरवल में कब किसी फंक्शंस को कंटिन्यूअस बोलते हैं, आपको याद होगा कि अगर ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जाता है तो हमको आपको डिफिनेशन से भी आप याद होगा कि अगर वो हर पॉइंट पे ए बी के बीच में अगर हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा उस डोमेन में, तब हम उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो ये आपका जो है डिफरेंशिएबिलिटी था कि कब डिफरेंशिएबल बोलते हैं। और एफ डैश एक्स कहाँ से आया वो आपने देखा, पहले देख चुका है कि आप कैसे आया था एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल ए बी, लेट सी बिलोंग्स टू ए बी, देन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर सी इफ f dash x limit x tends to c fx minus fc divided by x minus c exist finitely। अब देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, d of dx of fx
ये आप नीचे लिख लें, और एफ एक्स जो है इस तरह से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एट एक्स बराबर सी डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो अभी तो आप लोग यही दिखे थे ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या मतलब होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर निकालते हैं, अगर कोई कहता है कि एट एक्स बराबर सी पे डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर सी पे, एक्स बराबर सी पे डी वाई बाई डी एक्स का मान जो होगा वही ना डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर होता है, तो वो आपको एफ डैश एक्स के बराबर होता है। तो एफ डैश एक्स तो आपका डिफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि एफ डैश एक्स का डिफिनेशन क्या है, कि अगर फाइनाइटली ये वैल्यू अगर एग्जिस्ट करेगा तब हम कहेंगे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ये तो आपको डिफिनेशंस है। अब इसको कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं वो आप देखेंगे। ये तो आपका डिफिनेशन था कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी होता है। और एक और पॉइंट इसमें, एक और पॉइंट, जैसे ये एफ डैश एक्स आपने क्या देखा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, ये था द लिमिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड differential coefficient of fx at x बराबर c, मतलब लिमिटिंग वैल्यू है, इसका मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ fx at x बराबर c, मतलब उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और इट इज denoted by f dash c, f dash c, ठीक है। और डी एफ सी कुछ भी आप लिख सकते हैं, डी एफ सी भी बोल सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एट एक्स बराबर सी। तो ये भी इसका मतलब होता है, इसका मतलब सिर्फ इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर सी, और इसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर सी। ये तो था डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसको कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता था आपने देखा अभी। अब जैसे, और इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, और लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स प्लस सी, ठीक है, सॉरी माइनस होगा एक्स माइनस सी, ठीक है। और भी इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट जब h टेंस टू 0 लिखेंगे तो ये क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस सी माइनस एफ सी बाई माइनस एच, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट सॉरी आप इसको लिखेंगे एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब लिमिट एक्स टेंस टू सी टेंड करेगा तो ये लिमिट एच टेंस टू 0 टेंड करेगा, तो आप क्या करेंगे, सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच, मतलब x के जगह पे
सी प्लस एच आपको रिप्लेस करिएगा यहाँ पे, तो माइनस एच बचेगा, यहाँ पे प्लस एच बचता है। तो ये था आपको कि इसको कैसे लिखते हैं। अब इसको लिखते कैसे, इसको बोलते कैसे, एल एच डी, इसको एल एच डी बोलते हैं, इसको आर एच डी बोलते हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, इस वे में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, ठीक है। जैसे लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ सी by minus h is called left hand derivative, left hand derivative, जिसको एल एफ डैश सी बोलते हैं, एल एफ डैश सी, और माइनस, सॉरी, ठीक है, ये आपको माइनस होगा। अब यहाँ पे लिमिट, ये पॉइंट है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी बाई प्लस एच इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं आर एफ डैश सी। तो एल एच डी कब होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एल एच डी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोल सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये कैसे क्रिएट होता है, आप देखे थे कि कैसे आता है, ये कैसे इसका डिफिनेशन आया था, आपने देखा था कि कैसे आया था, ठीक है। अब आपको ये था डिफरेंशियबिलिटी, कैसे किसी को किसी पॉइंट पे कैसे डिफरेंशिएबल होता है, कैसे, तो ये वैल्यू अगर फाइनाइटली अगर एग्जिस्ट करेगा और एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर आएगा तब हम कहेंगे कि ये क्या है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अब इसका मीनिंग समझते हैं, एग्जैक्टली ग्राफिकल मीनिंग क्या इसका निकलता है। तो हम इसका समझते हैं कि कैसे उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। ये तो आपको कैसे था, एल एच डी कब होता है, ये एल एच डी का डिफिनेशन क्या होता है, एल एच डी कब बोलते हैं, आर एच डी कब बोलते हैं, और दोनों जब बराबर होता है, जैसे एल एच डी और आर एच डी बराबर होगा तब कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है। अब इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग समझते हैं कि कैसे, जो कि है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जो हम लोग जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जैसे इसका मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, पॉइंट पे कैसे हम लोग चेक करेंगे। जैसे आप ये ग्राफ को देखें किस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये पॉइंट खींचा गया है, ये इस तरह से दिया गया है, ठीक है, और ये ऐसे, और ये कोई पॉइंट है, ये आपका, और यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। ये था आपका जो है कोई पॉइंट P मान लेते हैं, C और एफ सी, ये मान लेते हैं, लेट सी एक पॉइंट है और एक एफ सी है, ये Q
क्यू पॉइंट मान लेते हैं C माइनस H, ठीक है। ये सॉरी, ये FC माइनस ये आपका Q पॉइंट और जो है C माइनस H और FC माइनस H, ये आपका Q पॉइंट दिया हुआ है, ये R यहाँ पे C प्लस H और FC प्लस H ये दिया गया है। जैसे इसको लिखेंगे, लेट y बराबर fx इज ए ग्राफ, लेट y बराबर fx इज ए ग्राफ एंड at curve p CFC be a point and a tangent is drawn at that point. Let y बराबर fx is a graph and at curve p CFC be a point and a tangent is drawn at that point, ठीक है। and Q C minus H F C minus H and R C plus H F C plus H R C plus H F C plus H y बराबर fx is a graph and curve P C F C be a point and a tangent is drawn at that point and Q C minus H and इतना are the points are the neighborhood points from left and right side respectively। ये ग्राफ आपको दिया गया है, कहने का मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझा रहे हैं कि क्या एक्चुअली होता है। आपका ये ग्राफ y बराबर fx एक ग्राफ लिया गया है और उस पॉइंट पे एक ग्राफ किसी पॉइंट पे जो है टेंजेंट खींचा गया है किसी कर्व पे, ठीक है, जो कि y बराबर fx कोई ग्राफ है और y बराबर x मतलब y बराबर fx टाइप का एक ग्राफ खींचे हैं और उस पॉइंट पे उस कर्व के पॉइंट पे ये टेंजेंट के रूप में है, टेंजेंट के जैसा खींचा गया है, ठीक है। उस पॉइंट PCFC पे एक टेंजेंट खींचा गया है और जो Q और R जो पॉइंट है वो नेबरहुड पॉइंट है, इस पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट है, इस पॉइंट का नेबरहुड है। मतलब कि इसमें स्मॉल चेंज अगर इधर करेंगे इस पॉइंट पे तो C माइनस H अगर करते हैं तो इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो इसी पॉइंट को इधर थोड़ा सा राइट रिप्लेस करेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट रिप्लेस करेंगे। एक्चुअली मतलब इसका हम लोग ये लिमिटिंग पोजीशंस हम लोग इसका फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग पोजीशंस अगर इसका हम लोग फाइंड कर लेंगे और एग्जैक्टली अगर इस पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाएगा तब हम उस पॉइंट पे जो है डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन फाइंड कर पाएंगे। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी ये पूरे ग्राफ से आपको यही फाइनली लाना है कि अगर किसी पॉइंट पे अगर हम यूनिक टेंजेंट अगर खींच पाते हैं तब उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं,
डिसकंटिन्यूअस। ऐसे भी आप लोगों ने कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस कब कोई ग्राफ होता है तो आप लोगों ने देखा था कि कंटिन्यूअस जब करते थे तो कोई होल नहीं होता था, ना कोई जंप होता था, मतलब ग्राफ में कोई ना जंप हो रहा है और ना ही मान ले कि यहां से हम अगर ग्राफ खींच रहे हैं और यहां से खींचना शुरू किए तब ये कंटिन्यूअस होता था, ऐसा भी नहीं होता था। और अगर ऐसा ग्राफ नहीं होता था तो ऐसा भी नहीं होता था कि ऐसे होल है यहाँ पे और इस तरह का फिर ग्राफ ऐसे खींच रहे हैं, तो इस तरह का भी कंटिन्यूअस में हम लोग नहीं पढ़े थे। अगर कोई ग्राफ अगर एक एट एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूअस हुआ करता था तो कैसे होता था। अगर मान ले इस ग्राफ को लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे एट एक्स बराबर ए पे, एट एक्स बराबर ए पे अगर कोई कंटिन्यूअस इस ग्राफ को कहता था और ये L1 है, L1, ठीक है, और एट एक्स बराबर ए पे, तो लेफ्ट साइड में तो कोई ग्राफ है ही नहीं, हमको राइट साइड में लेना है, तो एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ए अगर बराबर करते थे तो यहाँ से कंटिन्यूटी हमको फाइंड हो जाता था, तो कोई होल तो नहीं दिखता था, कोई जंप नहीं होता था। तो इसी तरह से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग समझ रहे हैं ग्राफिकली कि कैसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि किसी कर्व पे अगर टेंजेंट y बराबर एफ एक्स कोई ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स कोई ग्राफ है, तो अगर किसी कर्व पे अगर हम इस टेंजेंट को खींच रहे हैं तो क्या होता है एक्चुअली कि और कब हम डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट पे बोल सकते हैं, वही हम मतलब समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है आपको ये लिमिटिंग पोजीशंस अगर Q टेंड्स टू P और P टेंड्स टू R या R टेंड टू P, Q टेंड मतलब Q को P के तरफ टेंड कराएंगे और R को अगर P के तरफ टेंड कराएंगे, अगर राइट साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड से, अगर तीनों आपस में अगर इस पॉइंट पे मिल जाएगा टेंड कराने के बाद, तब हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट खींचा गया है। और यूनिक टेंजेंट खींचने का मतलब है कि डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे LHD से RHD से भी आप पता कर सकते हैं, LHD और RHD को भी बराबर करके हम डिफरेंशिएबिलिटी पता करेंगे। कई बार ऐसा आपको ग्राफ आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि LHD और RHD इसका फाइंड कैसे करें, तो उस कंडीशन में आपको ये मीनिंग आपको याद रखना है कि अगर कहीं कॉर्नर बन रहा है, जैसे मॉडेक्स का ग्राफ, एग्जैक्ट इसका मीनिंग जो है y बराबर मॉडेक्स का ग्राफ क्या होता है, V शेप का होता है। तो अगर y बराबर मॉडेक्स ग्राफ ले रहे हैं तो एट x बराबर 0 पे 0 0, एट x बराबर 0 पे जो है कॉर्नर बन रहा है, और जहां भी ग्राफ में अगर कॉर्नर बना तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और कहीं भी आप देख लें कि y बराबर मॉड x जो होता है वो एट x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कर्व पे अगर यूनिक टेंजेंट खींचा जाए और कोई कॉर्नर नहीं बने, मतलब कि यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता है, तब हम उस पॉइंट पे उसको क्या कहेंगे, उस ग्राफ को, उस कर्व को हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल अगर कोई ग्राफिकली आपको अगर आपका आ गया, जैसे साइन एक्स का ग्राफ आ गया, जैसे कॉस एक्स का आ गया, तो उसमें हम लोग कैसे डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये इस फिगर से आपको समझ में आएगा। जैसे ये तो अभी था कि आपको कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, कि अगर एट एक्स बराबर 0 पे अगर आपका कॉर्नर बन जाता है, और कहीं भी किसी भी फिगर में अगर आपको कॉर्नर, जैसे कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, कहीं पे कॉर्नर नहीं है, डिफरेंशिएबल है, डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कॉस एक्स डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कहीं पे कॉर्नर नहीं, ये कंटिन्यूअसली ग्राफ जो है आपको बन गया, तो ये आपको कॉस एक्स का ग्राफ जो है ये डिफरेंशिएबल है। तो जहां भी अगर कॉर्नर बन जाता है तो उस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते। तो ये तो आपका था कुछ जो कि डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। अब कुछ टर्म्स को लिख लेते हैं जो आपको मदद मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग, ये आपका जो है
ये हम इरेज करते हैं, आप लिख लिए होंगे। तो ये आपका था। अब एग्जैक्ट मीनिंग Q टेंड्स टू P, और ये इसका क्या मीनिंग होता है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू लिमिट स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू क्या होगा, PQ का स्लोप अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, FC माइनस H माइनस FC बाई C माइनस H माइनस तो माइनस H लिमिट H टेंड्स टू 0, माइनस के लिए ये स्लोप Q मतलब स्लोप PQ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट Q टेंड्स टू P, Q P को टेंड कर रहा है, FC माइनस H माइनस FC बाई माइनस H, ठीक है। और इसको लेफ्ट हैंड से इसको बोल सकते हैं, राइट हैंड से आप ये लिख सकते हैं लिमिट H टेंड्स टू 0, सॉरी स्लोप ऑफ PR का स्लोप आप क्या लिख सकते हैं, PR का आप स्लोप यही लिख सकते हैं लिमिट H टेंड्स टू 0 और FC प्लस H माइनस FC बाई प्लस H, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट P टेंड्स टू R, सॉरी R टेंड टू P, R को हम क्या करवा रहे हैं, P की तरफ टेंड करवा रहे हैं, तो FC प्लस H माइनस FC बाई H, मतलब कि अगर ये दोनों का स्लोप, ठीक है, और इस पॉइंट पे मतलब इस PQ का स्लोप और PR का स्लोप, और इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा, जो इस पॉइंट पे F' C के बराबर जो स्लोप आएगा, अगर तीनों आपस में बराबर होगा तो कहने का मतलब ये यूनिक टेंजेंट हो जाएगा। अगर ये यूनिक टेंजेंट मतलब लिमिटिंग पोजीशन फाइंड करते हैं, Q को टेंड करवाना है P के तरफ, मतलब C माइनस मतलब कि इधर, इसको इधर, मतलब कि आप लिमिटिंग पोजीशन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो अगर तीनों आपस में Q R और P एक पॉइंट पे अगर मिल जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, कॉन्साइड मतलब कि तीनों अगर एक ही पॉइंट पे अगर मिल जाएगा तो हम इसको बोलेंगे कि उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट खींचा जा रहा है। और अगर यूनिक टेंजेंट अगर खींचा जा रहा है तभी तो हम लोग कहते हैं कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो लिमिटिंग पोजीशन इसका फाइंड करते हैं, मतलब लिमिटिंग मतलब कि इसको बढ़ाते घटाते हैं, थोड़ा बहुत कम करते हैं, जैसे माइनस H करते हैं। माइनस H करने का मतलब कि स्लाइटली लेस देन C माइनस H मतलब कि थोड़ा कम, और इसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं, और दोनों को बढ़ा घटा कर अगर इस किसी पॉइंट पे यहाँ पे ला कर छोड़ते हैं, और अगर तीनों से पास हो, तीनों अगर एक साथ अगर कोइंसाइड कर गया और उससे यूनिक टेंजेंट अगर खींचा गया, तब उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। तो ये तो था बीनो। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे ये तो स्लोप था, ये स्लोप फाइंड करते हैं दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, और इस पॉइंट पे स्लोप तीनों अगर बराबर होता है तब हम कहेंगे कि यूनिक टेंजेंट खींचा जा रहा है, और तीनों कोइंसाइड कर जाता है तब हम कहेंगे कि क्या है, तीनों से होकर यूनिक टेंजेंट खींचा जाता है, खींचा जा सकता है। अब जो है तो इससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने देखा था कि अभी कैसे कहते थे कि इसका मीनिंग कैसे समझे थे हम लोग कि ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड जो है आपका PQ और PR सॉरी दोनों जो है कॉर्ड है, लिमिटिंग पोजीशंस है, Q और R जो है लिमिटिंग पोजीशंस ऑफ P का लिमिटिंग पोजीशंस है। और क्या होता है कि स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड PR दोनों अगर बराबर हो जाए इस पॉइंट पे, ठीक है, इसके स्लोप के बराबर अगर आ जाता है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, और उस पॉइंट से यूनिक टेंजेंट खींचा जाएगा।
ठीक है, तो we know that a tangent is drawn to a curve at point P, ठीक है, कर्व एट पॉइंट P से is the limiting position of chord PQ दे, ठीक है, लिमिट, therefore the limiting positions of chord PQ when Q tends P, and therefore as, अगर हम h टेंड्स टू 0 अगर कर दें, therefore h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0, therefore as h tends to 0 points Q and R both tends to P from left and right, side respectively, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे आप P को, तो ये PQ जब होता है तो P से Q लिमिटिंग पोजीशंस इसको बोलते हैं, और लिमिटिंग पोजीशंस ऑफ कॉर्ड PQ, और Q टेंड करवाते हैं हम P को, मतलब Q को P के तरफ टेंड करवाते हैं, R को P के तरफ। और अगर तीनों ये कॉर्ड और ये अगर एक ही में मिल जाए और उससे अगर टेंजेंट एंड H tends to Q and R both tends to P from left and right side respectively, and that time and become unique tangent at point P। तो अगर ऐसा होता है Q को P के तरफ टेंड करवा दे, R को P के तरफ टेंड करा दे, और इससे अगर यूनिक टेंजेंट आ जाए, तो तभी इस कंडीशंस में हम लोग इसको बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब इसको और भी सेंस में आप लिख सकते हैं, इसको बहुत सारे PQ को लिख सकते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, ठीक है, या लिमिट Q tends to P, slope of chord PQ, या लिमिट H tends to 0, स्लोप ऑफ क्या होता है FC माइनस FC बाई माइनस H, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इसको क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड PR, ठीक है, या स्लोप लिमिट R टेंड्स टू P, ठीक है, इसको लिखेंगे FC प्लस H माइनस FC बाई प्लस H, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी लिखेंगे लिमिट H टेंड्स टू 0 FC प्लस H माइनस FC बाई H,
तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये अगर तीनों का स्लोप अगर बराबर होगा, इससे यूनिक टेंजेंट खींचा जाएगा तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये तो था बेसिक मीनिंग। और जब ये तीनों पॉइंट अगर कोइंसाइड करेगा और ये कॉर्ड भी इस कर्व में मिल जाएगा, मतलब इसको अगर टेंड कराएंगे पी को और इसको पी को टेंड कराएंगे, अगर तीनों अगर मिल जाता है और इससे यूनिक टेंजेंट अगर बन जाता है कर्व पे, तो कहेंगे डिफरेंशिएबल है। अगर किसी कर्व पे आपको अगर कॉर्नर बन जाता है, किसी भी ग्राफ में अगर कॉर्नर इस तरह का बनेगा, तो उस पॉइंट पे हम कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड नहीं कर पाएंगे। और एक और बात बता दूं कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। अगर आपको कंटिन्यूटी किसी फंक्शंस का पता है और कोई कहे कि अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये कभी नहीं पॉसिबल होगा। इसका कन्वर्स कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। मतलब कि कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप यहां से इस पॉइंट को यहां तक यहां से शुरू करेंगे। ये पॉइंट अगर यहां आपका खत्म हुआ तो इसके बाद यहां तक आपको लिखना है। ठीक है, और आप अगर किसी फंक्शंस को कंटिन्यूअस है आपका फंक्शन और आपको कोई कहे कि वो डिफरेंशिएबल होगा, तो ये कभी नहीं होगा। मतलब कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस वो होगा ही होगा। तो आप इस पॉइंट को भी लिख लें और ये हम इरेज करते हैं। और ये आपको ग्राफ से पता चला होगा कि ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग होता है। मतलब लिमिटिंग पोजीशंस फाइंड करते हैं और यूनिक टेंजेंट खींचा जाता है, तब उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबल किसी फंक्शंस को बोल सकते हैं। तो ये कब यूज किया जाता है? जब कोई ग्राफिकली आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ रहा है किसी फंक्शन का और आपको LHD RHD नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तब इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करने का आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, आपका ग्राफिकल मीनिंग है कि कैसे हम लोग लिमिटिंग पोजीशंस फाइंड करके और पी क्यू आर को कोइंसाइड करते हैं और टेंजेंट खींचते हैं और उसको हम डिफरेंशिएबल बना लेते हैं। तो अगर इफ देयर इज कुछ पॉइंट्स है, इफ there is corner in graph, then we can't say this is differentiable. If there is corner in graph, then we can't not say this is differentiable. मतलब कि अगर कोई ग्राफ में आपको जैसे y बराबर mod x का ग्राफ, इसमें अगर एग्जांपल ले सकते हैं, y बराबर mod x का ग्राफ इस तरह का होता है और ये 0 पॉइंट पे, तो एट x बराबर 0 पे देखिए यहाँ पे ये सारा तो कंटिन्यूअस है, बट ये पॉइंट पे 0 पॉइंट पे ये क्या है, x बराबर 0 पे कॉर्नर बन गया और इसको हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो ये था कि कभी भी अगर आपको ग्राफ में कॉर्नर बन जाता है तो आप कभी भी उसको डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते हैं। और अगला पॉइंट, और यूनिक टेंजेंट जब खींच पाएंगे आप किसी ग्राफ में किसी पॉइंट पे, तभी हम उसको डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। और कंटिन्यूअस में देखते थे कि आपको कंटिन्यूअस होता था, ना ही जंप कुछ भी नहीं होता था, तो एट x बराबर a पे हम कंटिन्यूअस बोलते थे। तो इसका और एक अगला पॉइंट जो है कि क्या बताए थे कि कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी का गारंटी है, लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का गारंटी नहीं देता है। मतलब कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसको आप डिफरेंशिएबल नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो
इफ, अगला पॉइंट, इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, if any function is continuous then if any function is continuous then it is not necessary it will differentiable. If any function is continuous then it is not necessary it will differentiable, but if any function is differentiable then necessarily we can say that it will continuous. ये पॉइंट आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी इट विल डिफरेंशिएबल। अगर आपका कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर ए पे एंड एट एक्स बराबर ए पे, अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर ए पे तो नेसेसरली वी कैन से दैट इट विल कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये था डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ जो आपको ग्राफिकल मीनिंग भी आप समझे हैं कि कैसे कहते हैं किसी कर्व पे आपको टेंजेंट यूनिक अगर मिल जाता है, चाहे आप साइन एक्स का ग्राफ देखें इस तरह का होता है, तो आपको जहां जहां इस तरह का अगर मिलेगा ग्राफ और अगर आपको cos x का इस तरह से दिया जाए तो जहां पे कॉर्नर मिल गया, जैसे यहाँ पे कॉर्नर मिल गया तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये cos x का। तो आप लोगों ने देखा बहुत सारा चीज, आप लोगों ने देखा कि कैसे आप लोगों ने क्या डिफरेंशिएबिलिटी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कैसे कोई कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का गारंटी नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी का गारंटी है। और आप लोगों ने बहुत सारे चीजों के बारे में आप लोगों ने आज के वीडियो में देखा है, आप लोगों ने dy by dx का मतलब के बारे में समझा, ग्राफ अगर किसी पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट होता है तब हम डिफरेंशिएबल, अगर कोई ग्राफ में आपको अगर कॉर्नर आ जाता है तब कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने सारे कंसेप्ट्स के बारे में देखा है। और अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और भी क्वेश्चंस कंसेप्ट जो क्लियर होगा डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।